विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है एमएसएमई क्षेत्र के बारे में। एमएसएमई क्षेत्र जो भारत के अर्थनीति और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा और सबसे सुयोग पहिया है, उसको और अग्रसर और प्रगतिशील बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारी भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठाए हैं और एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियां भी बनाई है। लेकिन इस क्षेत्र में मध्यम वर्ग के कारोबारियों को और सशक्त बनाने के लिए और कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। साथियों, एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतवर्ष में 60% लोगों को नौकरियां प्रदान करता है एवं नौकरियां उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो स्वप्न है उसको पूरा करने में बहुत ही अहम योगदान प्रदान करने वाला क्षेत्र है। हाल ही में हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है और वो जजमेंट ऐसा है कि यदि कोई भी महिला और मध्यम वर्ग का उद्योग परेशानी से गुजर रहा है, वह किसी भी प्रकार की बीमारी या तकलीफ से गुजर रहा है, तो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसके ऊपर एग्रेसिव या दबावपूर्वक कार्रवाई करने के पहले उसे पुनर्जीवन का मौका दे, उसे वापस अपने 2 पैरों पे खड़े होने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग सर्कुलर है उसके तहत रिस्ट्रक्चर करके उसके लोन को रीफेस करके किस प्रकार से वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वापस दे, उसको ध्यान में रखने के बाद ही उसके ऊपर कोई भी तनावपूर्वक या दबावपूर्वक कार्रवाई करी जा सकती है। साथियों, इस देश में एमएसएमई को और सशक्त बनाने के लिए हमें कुछ और प्रावधान लाने की आवश्यकता है, जैसे कि सिंगल विंडो मैकेनिज्म फॉर क्लियरेंसेस ऑफ एमएसएमईज इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज और वन मैन वन लाइन अप्रोच फॉर एमएसएमईज टू प्रॉस्पर। इस देश में स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब कुछ हमने देखा है और उसका फायदा भी हुआ है, पर अब वो वक्त आ गया है जब एमएसएमईज को जिस प्रकार का ट्रीटमेंट कॉर्पोरेट जगत में दिया जाता है उसको भी हम ऊपर उठाए। एमएसएमईज भारत की आन शान और जान है, क्योंकि हर बड़ा उद्योग बड़ा इसीलिए है क्योंकि उसके साथ कुछ एमएसएमईज जुड़े हुए हैं और वो एमएसएमईज उसके ऊपर उसे सही टाइम पे प्रोडक्ट माल सप्लाई करते हैं, सर्विसेज सप्लाई करते हैं और एड्स टू ट्रेड अवेलेबल करवाते हैं। साथियों, भारत के इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और जल्दी प्राप्त करने के लिए हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि इस देश का जो लीगल लैंडस्केप है, जिसको हम न्यायिक ढांचा कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। गत वर्षों में हमने सबने महसूस किया है कि किस प्रकार से हमारे न्यायालयों ने एक प्रोएक्टिव और इक्विटी बेस्ड लॉ को बैलेंस करते हुए अप्रोच रख करके फैसले दिए हैं, जिससे कि एमएसएमईज और बड़े उद्योगों को कितना फायदा हुआ है। 2016 में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कानून भारत सरकार लेकर के आई, ये देश के तकलीफदायक इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव और उम्मीद की किरण लेकर के आया। कहने को तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है,
परंतु इसका उद्देश्य बिल्कुल भी रिकवरी करना नहीं है, बल्कि ये एक रेजोल्यूशन ओरिएंटेड कोड है, जिसके कारण इस देश में इतने एनपीए कम हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो ग्रॉस एनपीए पब्लिक सेक्टर बैंकों का 9% तक पहुंच गया था, वो आज 3% के नीचे आ गया है। इसमें एक और प्रावधान जो अब सरकार लेकर के आई है, जिसको हम पीपीआईआरपी कहते हैं, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि जब व्यक्ति को खुद समझ में आ जाए कि वो तकलीफ में आने वाला है, वो अपने किए हुए कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करने वाला है, तब वो अपने आप ही सुनिश्चित करके एक रिस्ट्रक्चरिंग या रेजोल्यूशन का पैकेज एनसीएलटी, जो कि इसकी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल अधिकृत ट्राइब्यूनल है, उसके द्वारा प्रस्तावित कर करके आगे बढ़ा सकता है। तो साथियों, देश प्रगति कर रहा है और इसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान है, ये हमारा मूल मानना है। और हम चाहते हैं कि जितने भी आने वाले दिनों में पॉलिसीज बन रही हैं, वो प्रो एमएसएमईज बने, वो प्रो पब्लिक बने। और मुझे पूरा यकीन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके उन पॉलिसीज को शेप करता आ रहा है और करता आएगा। देश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एमएसएमई का कृषि क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में और सर्विसेज के क्षेत्र में रहा है। जेम पोर्टल के माध्यम से सारे एमएसएमईज का इंटीग्रेशन हुआ है और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा एमएसएमईज को पहुंचा है। जब मैं कहता हूं कि फायदा एमएसएमईज को पहुंचा है, तो हमें यह नहीं भूलना होगा कि अंततः यह फायदा देश के लोगों को पहुंचा है, क्योंकि इससे हमारी जीडीपी की वृद्धि हुई है और इससे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि यह सब क्यों मुमकिन हुआ है, क्योंकि देश के स्तंभ उस देश की जनता, उस देश की एग्जीक्यूटिव जो कि सरकार और उस देश की जुडिशरी होती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार की नीतियों के कारण ये सारी चीजों में एक एकमेव समन्वय हुआ है, जिसके कारण ये मुमकिन हुआ है। साथियों, हम ये कहना चाहेंगे कि एमएसएमई क्षेत्र को और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। मझोले उद्योग आज आगे बढ़ेंगे तभी वो कल बड़े उद्योग बनेंगे। हमारी सरकार ने 1% कंपनी का जो प्रावधान लाया है, यह भी एक लैंडमार्क रिफॉर्म है, क्योंकि आज एक व्यक्ति खुद अपनी कंपनी बना करके व्यवसाय करे, यह किसी की कल्पना में ही नहीं था, पर यह इतना बड़ा फायदा इस देश के लोगों को हुआ है जिसका कोई बयान नहीं कर सकता है। तो मेरा संक्षिप्त में एक ही बात कहना है कि सशक्त एमएसएमई सशक्त भारत है और एमएसएमई को और मजबूत बनाने के लिए हमें सबको मिलकर के काम करना ही होगा। आखिरी सवाल है कि एमएसएमई की आप बात करें, सरकार हर साल अपने बजट में एमएसएमई के लिए बहुत सारे प्रावधान लेकर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे व्यापारी जो है वो भी नाराज है। वो हर साल ये कहते हैं कि सरकार को इस बारे में सोचे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो डाउनफॉल चल रहा है, उस पर सरकार को खासतौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देखने की जरूरत है? हमारी सरकार से निवेदन और गुजारिश रहेगी कि देश में टेक्सटाइल सेक्टर एक इतना बड़ा सेक्टर है जहां पे टफ स्कीम और एमएसएमई की कई स्कीम्स होने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे जो फायदा पहुंचना चाहिए वो व्यापारियों तक नहीं पहुंचा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी 2026 के सालाना बजट में और अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर सरकार विशेष ध्यान दे और इसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर के छोटे मझोले कारोबारी है जो एमएसएमई के कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको और किस प्रकार से रिलीफ दिया जाए उसके ऊपर विचार करें।
एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले वर्ष सरकार ने एमएसएमई का डेफिनेशन इटसेल्फ बहुत ब्रॉड कर दिया, जिसके कारण फायदा भी बहुत ब्रॉड लेवल पे लोगों को अब मिल रहा है। आज यदि आपका टर्नओवर 800 करोड़ रुपए तक है तो भी आप एमएसएमई के दायरे में आते हो, और उसके अंदर भी सरकार ने इंटरनल कैटेगराइजेशन कर दिया है। पर आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मेरा यह सुझाव है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर सरकार को विशेष रूप से एमएसएमई का फायदा कैसे पहुंच सके उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा जी, सरकार ने जीएसटी 2.0 भी लेके आया है, बहुत सारे व्यापारियों को राहत मिली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं तो जो कपड़ा बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता था उसमें थोड़ी सी ब्रेक लगी है, और जिससे ट्रम्प का भी जो टैरिफ है वो भी असर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो भारत की बहुत पुरानी ये व्यापार है, उसे मजबूत करने के लिए सरकार को और क्या कुछ कदम उठाने पड़े? क्योंकि आज भी जो धागा कपड़े में लगता है उसका भी इम्पोर्ट करते हैं, उस पर जीएसटी सरकार ने लगाया है। कपड़ा व्यापारी बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, वो है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। बात और विडंबना यह है कि मेक फॉर इंडिया की जो परिभाषा है वो हमारा व्यापारी वर्ग अभी समझ नहीं पा रहा है। हमें यह लगता है कि आज भी जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर हमें फोकस करना है, पर मेरा ऐसा सुझाव है कि सरकार का काम है आपको गवर्नेंस और निर्देश प्रदान करना। अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो व्यापारियों का काम है, तो सरकार आपका व्यापार आके नहीं कर सकती है। रही बात बांग्लादेश की, तो वो एक पॉलिटिकल मसला जरूर है। कुछ समय के लिए ऐसी चीजें हमने गत पास्ट में भी देखा है कि होती रहती है, पर उससे हमारे कोर सेक्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक टैरिफ की बात हम करते हैं जो अमेरिका ने लागू की है, तो हमें दो बात और भी समझनी पड़ेगी कि यूके के साथ ऑलरेडी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, और जो टैरिफ ट्रंप ने या अमेरिकी सरकार ने भारत पे इंपोज की थी उसमें भी काफी रिविजन्स हो चुके हैं और आने वाले दिनों में होंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो Q4 रहने वाला है इस पे इन सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जहां तक एमएसएमई कारोबारियों की बात है, मेरा उन सभी से एक निवेदन रहेगा कि सरकार का काम तो अपनी जगह है, पर हमें भी मेक फॉर इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाना होगा, जिससे कि इनकी जितनी भी समस्या है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वो खत्म हो जाएगी। जी, एमएसएमई की आप बात कर रहे हैं, और स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनियां शुरू भी हो रही, लेकिन उस तरीके का कारोबार जो सरकार उम्मीद कर रही थी वो हो नहीं पा रहा है। कई सारी कंपनियां शटडाउन हो रही हैं, पुरानी कंपनियां जो है अपनी व्यापार को जो है बंद कर रहे हैं। इसे आप कैसे देते हैं? एक तरफ सरकार जो कह रही नई कंपनियां शुरू की, लेकिन पुरानी कंपनियों की दिवालियां निकल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो कंपनियां शुरू हुई है वो कंपनियां सरकार ने नहीं शुरू की है, वो व्यक्तियों ने शुरू की है, और व्यक्तियों का विजन और गोल क्या है उसके ऊपर उस कंपनी का भविष्य निर्भर है। तो सबसे पहली बात तो ये बहुत सराहनीय है कि स्टार्टअप इंडिया नाम का एक फोरम और प्लेटफॉर्म सरकार ने तैयार किया, जिसके कारण व्यक्ति ये सोच सका कि मैं भी व्यापारी बन सकता हूं, ना कि किसी कंपनी का पिट्ठू बन करके रह सकता हूं। अब ये आपके विजन पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से चलाएं। तो मेरा ये सभी स्टार्टअप इंडिया के यंग कारोबारियों से विनम्र निवेदन रहेगा कि हमें हमारी सोच बहुत ही लंबी रखनी है। हमें कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे लॉन्ग टर्म गोल को नहीं मिस करना है, और हमें यह सोचना है कि मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। हम जितना लॉन्ग टर्म व्यापार को आगे बढ़ाने का सोचेंगे, पैसा अपने आप आएगा, उत्पत्ति से ही होगी। आपने कैश फ्लो की बात की, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैश फ्लो जो है वो अभी भी पुराने व्यवस्था पे ही चल रहा है। उसको आपको लगता है सुधारने की जरूरत है? कई सारे व्यापारी जो है, बहुत सारी मिलें जो है वो यही कह रहे हैं कि कैश फ्लो अगर सिस्टम सुधरता है तो हमारा व्यापार बढ़ पाएगा। बिल्कुल कैश फ्लो सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत, और कैश फ्लो सिस्टम के बेसिस पे बैंकों को लेंडिंग करने की जरूरत। ये एक बहुत अहम कदम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों को निर्देशित करना चाहिए कि जब हम आज कोई कंपनी का एसेट बेस देखते हैं कि उसके पास में क्या संपत्ति है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, पर साथ ही अब यह देखना बहुत जरूरी है कि उसका क्या एक्चुअल कैश फ्लो है, और उस कैश फ्लो के बेसिस पे किस प्रकार से उसे फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कराई जाए, किस प्रकार से उस फाइनेंस की अवेलेबिलिटी स्ट्रक्चर्ड रूप में लगाई जाए व्यापार के अंदर में,
वो देखने की ज्यादा जरूरत है। लास्ट 5 ईयर्स में आप कैसे देखते हैं व्यापार को? क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत सारी कंपनियां शटडाउन हुई थी और प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी, बहुत सारे व्यापारी कहते हैं कि 14 से पहले व्यापार करना बहुत अच्छा आता था, हमें मुनाफा होता था, लेकिन इसमें जीएसटी की मार है और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिससे व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना काल के बाद में व्यापार करने का तरीका और व्यक्ति की सोच और जीने का तरीका दोनों बदल गया है। तो हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से लोगों के सोच में बदलाव आया है। रही बात 2014 के पहले की और आज की, तो हमें सबको पता है कि किस पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से हम आज एक अग्रसर भारत की तरफ आगे बढ़े हैं। ये किसी व्यक्ति या किसी व्यापारी की सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीएसटी के लागू करने से एक विश्व स्तरीय पे लैंडमार्क रिफॉर्म भारत सरकार लेकर के आई है और इतने सारे टैक्स जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग रूप से लगाए गए हैं, उन सबको यूनिफॉर्म किया है भारत सरकार ने। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि अकेली भारत सरकार ने नहीं किया है, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में हो, हर सरकार ने जीएसटी काउंसिल में पार्टिसिपेट करके ये यूनानिमसली इसको पारित किया है। जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी हाँ कुछ दिन पहले, उसमें भी बहुत सारे व्यापारी जो है, खासतौर पर मेटल व्यापारी ये कह रहे हैं कि जो 18% जीएसटी से कम करेंगे तो शायद उनका भी व्यापार बढ़ सकता है। इसे आप कैसे देखते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले ही मार झेल रहा है, अब आपको लगता है कि मेटल व्यापारी जो साउथ बॉम्बे में है, बहुत बड़ा कारोबार करता है, क्योंकि हर चीज में मेटल का उपयोग होता है, उस व्यापार को कैसे देखते हैं? क्योंकि उसकी भी व्यवस्था इस वक्त उतनी अच्छी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो जीएसटी शुल्क आपके ऊपर लग रहा है उसका रिबेट और उसका आईटीसी भी आपको अवेलेबल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस जीएसटी की मार किसी ट्रेडर या कारोबारी पे पड़ रही है। आती है बात आपके कैश फ्लो के ऊपर में, उस कैश फ्लो को ठीक करने का काम आपका है, आपके व्यापार का है, और आप किस प्रकार से उसको अपने व्यापार में ढालते हो उसका है। ये बात सच है कि जीएसटी 2.0 के बाद में एक बम्पर जीएसटी रिलीफ भारत सरकार लेकर के आई है और भी आगे संशोधन होना चाहिए। हम सभी की यही मांग भी रहती है और इच्छा भी रहती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जरूर इसके ऊपर सरकार विचार करेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक मिनट, करिश्मा कपूर वाला का क्या है? करिश्मा कपूर का अभी मैंने पूछा